आपने जो सवाल किया वो बहुत बड़ा सवाल किया, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? के बूथ में 50% अनमेप्ड हैं। देहात वाला बूथ का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के मतदाता सुरक्षित रहें। तो ये जो 40% अनमेप्ड हैं, इस शहर की बात है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम वाला को पूरब, उत्तर वाला को दक्षिण, दक्षिण वाला को उत्तर कर दिया गया। लोगों में परेशानी कि माँ का असल नाम क्या था, कि फॉर्म सामने आते ही लगता है कि क्या पता हम कट जाएंगे क्या। यह दूसरा आपका एसआईआर जब तक नहीं होगा तब तक आप देश के नागरिक नहीं सक्षम। सरना सनातन की बात है, वाले लोग नहीं होंगे, वो कट जाएंगे। सरना और सनातन एक है। ये आरएसएस का एजेंडा गांव गांव में चल रहा है। इसी को काटने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए एक अलग तंत्र चल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन लेडी बारला है और एक अहम मुद्दा है जिसमें कहें कि जनता संशय में है और जिस तरह उसका नाम है एसआईआर। एसआईआर से लोग ऐसे भयभीत हैं जैसे जहां भी जाइए एसआईआर पर चर्चा हो रहा है। तो एसआईआर के मतलब कि कई लोग कह रहे हैं कि 70 लाख झारखंड से लोग आउट हो जाएंगे, तो कोई अपने तरीके से बात कर रहे हैं, कोई एसआईआर पर कह रहे हैं गड़बड़िया हो रहा है, तो किसी ने कह रहे हैं कि अभी तक रांची जैसा शहर जहाँ झारखंड की राजधानी हुआ है 66% की लोग तक ये लोग पहुंच पाए हैं। तो ऐसे तमाम बात करने के लिए हम दिल्ली से जुड़ते हैं, जानते हैं कि एसआईआर जो हो रहा है या उसमें जो दिक्कतें आ रही है या जिस तरह से लोग एसआईआर के नाम से भयभीत हैं कि हम वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पर दीदी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे जिस तरह से लोग में शंका है कि हम वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस बार एसआईआर में? ये जो शंका और जो भय है ना, वो केंद्र की सरकार देश के नागरिकों में ये डाल चुकी है, इसलिए कि देश में एसआईआर को लेके हम लोग बिहार का में जो एसआईआर हुआ उसको देखेंगे, आप बंगाल में जो एसआईआर है उसको देखेंगे, उनका परिणाम आप देखेंगे तो उसको लेके पूरा देश की नागरिक भयभीत है। जहां पर एसआईआर नहीं हुआ है वहां के लोग निश्चित रूप से डरे हैं, सहमे हैं। लोगों में कई सवालें उठ रही हैं, क्या कल के दिन में एसआईआर होगा? कल के दिन में हम जो आज तक भारतीय संविधान में हम सम्मानित भारत के नागरिक हैं, सम्मानित भारत के मतदाता हैं, क्या कल के दिन में हम सम्मानित नागरिक के रूप में हमारी पहचान रहेगी? सम्मानित मतदाता के रूप में हम लोकतंत्र में आने वाले समय में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं या नहीं? ये जहां पर भी एसआईआर हो रहा है और होने वाला है, वहां के आम जनता में, सामाजिक कार्यकर्ता में या राजनीतिक शुभचिंतकों में, राजनीतिक संगठनों में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय बना हुआ है। हम लोग बिहार को देखेंगे, बिहार में जब एसआईआर हुआ तब झारखंड के लोगों को नहीं समझ में आया था और दूसरे राज्य के लोगों को भी समझ में नहीं आया था। लेकिन बिहार के बारे में जब एसआईआर हुआ तब भी हम लोग वहां पर देखे कि वहां 65 लाख लोगों का जो मतदाता, बिहार के मतदाता है, सम्मानित नागरिक हैं बिहार के, उनको उनका 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदान सूची से हटा दिया गया। तब तक तो मैंने कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगा लोगों को। हम लोगों को भी ज्यादा
ये नहीं किया, उस समय छुआ नहीं, ज्यादा सवाल हम लोगों के दिमाग में उस तरह से पैदा नहीं हुआ। बंगाल में जब एसआईआर की आई तो बंगाल में जब 95 लाख लोगों का एसआईआर के दरमियान मतदान सूची से नाम हटा दिया गया, तब सबके मन में था कि आखिर ये कैसे हुआ। ये दोनों राज्यों का जब एसआईआर होने के बाद, ठीक उसके बाद चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ और बंगाल में चुनाव हुआ। और बिहार और बंगाल में चुनाव हुआ तब ये समझ में आया कि कौन सा मतदाता को सूची से हटा दिया गया है, किनका नाम काटा गया है। वो बिहार का चुनाव में और बंगाल का चुनाव के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो गई। स्पष्ट ये हो गई कि बिहार में ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में उनको जीत का ये टोपी पहनाया गया और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। दूसरे जो राज पार्टियां हैं जो मतलब आज तक है वहां पर मजबूती के साथ है राजनीतिक सत्ता में मौजूद थे, वो आउट हो गए। और दूसरा आप देखिएगा कि बंगाल में वो कम्युनिस्टों का राज है, लंबे समय तक कम्युनिस्टों का ही राज रहा। बाद में ममता जी का आया, ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी के बाद आज एसआईआर के बाद ये क्लियर हो गया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता सुरक्षित रहे और बाकी जो पार्टियों के मतदाता, चाहे लेफ्ट पार्टी के हैं चाहे तो आपका तृणमूल के जो मतदाता थे, वो निश्चित रूप से गायब हुए हैं। और आज की तारीख में वही कारण है कि वहां पर भी, बंगाल में भी आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये एसआईआर को लोग आज मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के रूप में वो देख रहे हैं, लेकिन उसमें देख रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ हैं, निश्चित रूप से उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया जा रहा है। एक मैं ये बात करना चाहूंगी, पिछले 2024 में जो लोकसभा चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन लगाई थी, इस बार 400 पार, और 400 पार जब नहीं हुआ तो आप दूसरा रास्ता निकाल लिया कि अब ऐसे नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब सत्ता को कब्जा करने के लिए अब एसआईआर एक बड़ा हथकंडा के रूप में आज की तारीख में केंद्र सरकार ने उसको इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ ये 2 राज्य की बात नहीं है, सभी राज्यों में जहां जहां पर एसआईआर हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुमत में आई, या तो बड़े संख्या में उनको वहां पर जगह मिला। इसीलिए कई लोग कह रहे थे कि एसआईआर हल्का में नहीं लेना चाहिए। जो आप बता रहे हैं बिहार बंगाल को देखते हुए ही कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि एसआईआर हल्का में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए लोग, आप शुरू में ही बोले कि चिंतित हैं, सब जगह चर्चा हो रहा है, इसीलिए चर्चा हो रहा है। सबको का दिमाग में वही है कि हम आज तक तो सम्मानित नागरिक हैं, मतदाता हैं, लेकिन एसआईआर में कौन सा खेल खेला जाएगा कि कल मेरे जैसा आदमी ही आउट हो जाए, उसमें कोई बट नहीं होगा। पहला एसआईआर शुरू हुए, पहला आपका चरण पूरा हो गया। पहला चरण में
मैं गांव में भी घूमने का कोशिश काम की। गांव में भी मैं देखी, जो मैपिंग की बात हो रही है, जो अनमैपिंग की बात हो रही है, जो एक एक बूथ में अनमैप्ड लोगों का, अनमैप्ड मतलब 2013 से 2003 में सूची कहता है, 2013 में जो लोग उस सूची के साथ कोई मेल नहीं खा रहा है, उनको अनमैप्ड में रखा गया। जो 2013 का 3 का सूची में जो लोग नहीं होंगे, उनको अनमैप्ड में रखा गया। उनको बोला कि इनका मैपिंग नहीं हो सका। अब जिनको उन लोगों को लगा कि नहीं ये है, तो सूची उनके पास है भाई। अब तो 20 साल हो गया। अब जिनको सूची फिर से जारी हुआ फॉर्म भरने के लिए, वो मैपिंग में आ गया। एक एक के बूथ में 50% अनमैप्ड है, माने 50% अनमैप्ड है। तो उन लोगों को पहला चरण में ही उन लोगों नहीं मिले। यहाँ पर मैं देख रही थी रांची में, जहां पर हम दोनों बैठे हैं, उससे 100 मीटर आपका उत्तर में है गोसनर मिडिल स्कूल। वहां पर 2 बूथ है, बूथ नंबर 212 और 213। वहां का जो अनमैप्ड का जो रेशियो है, वो एक बूथ में आपका 45% है, एक में आपका 40% करीब है। ये बीएलओ के साथ, बीएलओ का रिकॉर्ड देख के मैं बोल रही हूँ। ये जो 40% अनमैप्ड है, इस शहर की बात है। शहर में अगर इतना संख्या में अनमैप्ड है, देहात का क्या होगा? देहात वाला बूथ का क्या होगा ना? वहां पर आपका अभी तो सब चीज ऑनलाइन चल रहा है ना, रिकॉर्ड भी निकला तो ऑनलाइन निकला है। 2003 का जो ऑनलाइन जो ये रिकॉर्ड जो डाउनलोड किए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ऑनलाइन ही डाउनलोड किया है। गांव में आपका नेटवर्क नहीं है, कोई भी नेटवर्क सही नहीं काम करता है। ये अलग बात है कि डिजिटल दुनिया है, लेकिन वहां पर वो लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाए हैं। जो BLA 2 जिसको सबको चिंतित है कि कोई भी सक्षम मतदाता ना छूटे, सब कोई का मैपिंग हो, सब कोई सूची में आए, किसी का नाम ना कटे, इसको लेके राजनीतिक पार्टी ने BLA 1 बनाया है और सरकार ने BLA 2 भी दिया है, BLA भी दिया है। लेकिन वो लोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन अपडेट करना है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, कई झोल है उसके साथ। तो ये जो मैं यहाँ बोली कि जहाँ शहर में भी आपका बड़े संख्या में अनमैप्ड है, अब उनका भी मैपिंग करना है, उनको भी फॉर्म भरना है। अब जो फॉर्म की तरफ आप आइएगा, तो अब ये दूसरा चरण में BLO और BLA 2 को जिम्मेवारी दी गई है कि वो डोर टू डोर जाएंगे और हर मतदाता का मतदाता सूची में वो उनको माने अपडेट करेंगे। फॉर्म जब भरने लगिएगा, तब उसमें फॉर्म तो सिंपल दिखाई देता है कि हाँ मतदाता का नाम भरना है, उनका एपिक नंबर भरना है, उनका माने जिला का नाम भरना है, राज्य का नाम भरना है, और उसके बाद मतदान केंद्र का नाम भरना है, उसके साथ आपका भाग संख्या भरना है। ये आपका पहला इसमें जो दिखाई देता है कॉलन में, वो इजी लगता है। जब आप 2003 का उसमें जो मतदान सूची जो BLO के पास होगा, उससे आप जब मिला के आप देखिएगा, तब उसमें आपका संबंधियों का भी नाम उसमें ढूंढना होता है कि आप 2003 में आपका संबंधी कौन था।
आपका रिलेशन में कौन था। अब जब रिलेशन में नाम देखिएगा तो बहुत सारा जो रिलेशन, वो पूरब से पश्चिम, पश्चिम वाला को पूरब, उत्तर वाला को दक्षिण, दक्षिण वाला को उत्तर कर दिया गया है। तब वहां पर आप को लगेगा कि ये गलत है, गलत एंट्री हुआ है उस समय, तब ये कैसे ठीक होगा। तब उसके लिए आप माथापच्ची करते रहिए, बीएलओ के साथ आप बीएलओ को बोलते रहिए कि नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। बीएलओ आपको बोलेंगे कि नहीं ठीक हो जाएगा, वो आपको आश्वासन देंगे जितना उनको ट्रेनिंग मिला है। फिर आप वहां पर बोलेंगे कि नहीं यहाँ को सुधार के लिखेंगे, तो एक कोलन है कि जो हूबहू आपका 2003 में जो था उसको संबंध को भी हूबहू लिखिएगा। अगर आपका पति है संबंध में 2003 में आपका संबंध को आपका पति से मैंने उल्टा कर दिया है, पिता को पति कर दिया है, पति को पिता कर दिया है, तो उस लाइन में कहा जाता है कि नहीं इसको यथावत लिखना है। उसके बाद नीचे का जो सेकंड कोलन होगा उसमें आपका संबंध को ठीक आप करेंगे, तब वहां पर आपका नाम होगा। फिर साइड में आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है गार्जियन और पति, तो वहां पर आपको ठीक करने के लिए आपको पति पे टिक करना है और इधर पति का नाम लिखिएगा, पति का एपिक नंबर लिखिएगा, पति का मोबाइल नंबर लिखिएगा। माता का नाम जब लिखने का होगा तो सब कोई एक दूसरे सब भाई एक दूसरे से पूछ रहा है कि माँ का असल नाम क्या था। माँ को तो पुकारते थे, आदिवासी समाज में होता है ना, मेरी हाँ बोलचाल भाषा में मेरी माँ को रेणुआ से लाए थे, तो सब कोई रेणुआ रेणुआ बोलता था, रेणुआ गांव से लाए थे। सब कोई बोलते थे कि रेणुआ, कभी भी मेरी नाम को लेके लोग नहीं बोला, सब कोई बोलते थे रेणुआ रेणुआ। या तो कोई किसी का उपनाम से होता है, अगर मंगल के दिन में पैदा हुई थी तो उसका उपनाम चला मंगरी, बुधनी, तो उपनाम से लोग जानते हैं, उनका मैके के नाम से उपनाम से जानते हैं। आप लोगों में परेशानी कि माँ का असल नाम क्या था, और माँ का असल नाम खोजने के लिए अब उनको मैंने अपने गांव के लोगों को ढूंढना पड़ रहा है, अपने संबंधियों से। और संबंधी केवल उससे केवल नहीं होगा, वो तो वेरीफाई करना है ना, गहन पुनरीक्षण, सही नाम, हाँ गहन पुनरीक्षण। अब गहन पुनरीक्षण में आपको अपने नाम का वास्तविक नाम क्या लिखा हुआ कागजात में, राशन कार्ड में क्या लिखा हुआ था, या तो आपका ये जो वोटर आईडी में वोटर सूची में क्या लिखा हुआ है, आप आपका नाम ढूंढिए। तब उसी में मैं देख रही हूँ जिनके साथ बैठ रहे हैं, 2 भाई गांव में है, एक भाई शहर में है, शहर वाला फॉर्म भर रहा है, गांव वाला को फोन कर रहा है भाई माँ का क्या नाम है, तो माँ वो बोलता है कि अभी तो हम हल चला रहे हैं, अभी हम नहीं बता पाएंगे कि कागज में क्या लिखा हुआ है, हल चला के हम घर वापस आएंगे तब आपको बताएंगे कागज देख के। तब वो हल चला के घर वापस आएगा, तब फिर वो कागजात ढूंढेगा, फिर अगर कागजात मिला तो फिर आपको बोलेगा नहीं माँ का ये नाम लिखा हुआ है। बोलेगा कि उनका एपिक नंबर है क्या, तो बोले कि एपिक नंबर तो है नहीं। अब फिर वहीं से बोले कि हाँ, जैसे मेरा अगर पिता का संबंध लिखा हुआ है 2003 का सूची में, तो पिता का मुझको उनका एपिक नंबर ढूंढना है, उनका ओरिजिनल कागजात ढूंढना है, वो नहीं है तो हमारा भाइयों का ढूंढना है। तो ये जो इतना तमाम चीजें हैं वो सबके जैसा फॉर्म पकड़ता है, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि फॉर्म सामने आते ही लगता है कि क्या पता हम कट जाएंगे क्या,
हमारी माँ का नाम क्या ऐसे ही था, हमारा बाप का नाम क्या ऐसे ही था। तो ये तमाम चीजें हैं, और उसमें भी जितना तमाम सारा चीज जो डाला गया है, आप ये कागजात ला सकते हैं, वो कागजात ला सकते हैं, जिसमें बाद में उनको जुड़वाया गया है, कुछ लोगों ने जुड़वाया है उसको खतियान भी। खतियान तो और मार देगा, खतियान पूरे आदिवासियों को, आदिवासी केवल नहीं मूलवासी समाज को मार देगा। मार इसलिए देगा कि कल का खतियान में लिखा हुआ है फलना महतो। महतो माने वो कुर्मी महतो नहीं, गांव का जो महत्व है, गांव का जो महतो है। आज सारे लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो महतो खानदान का बेटा कहीं ना कहीं वो आपका तोपनो है, बकला है, कहीं बखला है, बारला है, टोपो है, कुछ भी है। जो भी आदिवासियों का जो आज की तारीख में हम जो टाइटल देख रहे हैं, किसी न किसी खतियान से मिलेगा ही नहीं। तो फिर वहां पर बोलेगा कि नहीं, ये तो आपका आधार कार्ड का और ये खतियान में मैच नहीं कर रहा है, फंस गया। अब रही बात है, अब लोग बोलते हैं कि नहीं सावधानी से भरना है। कितनों सावधानी से भर रहा है। मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ, बीएलओ के साथ रोज हमारे यहाँ मुलाकात हो जा रही है। लोगों के साथ कहाँ फॉर्म के मने भरा जा रहा है। लोग सबको बोलते हैं दीदी आपने भर लिया, कहाँ पर क्या भरना है, हाय हम यहाँ पर क्या भरेंगे। तब ऐसे परिस्थिति में सबको भयभीत है, और आज की तारीख में खेती बाड़ी का भी समय है। सब काम धाम छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के सब SIR के पीछे लगा हुआ है। सुन लीजिए, जैसे आज आप लोग या हम लोग जो भी तमाम लोग SIR के पीछे भाग रहे हैं कि वोटर कार्ड बन जाएगा तो हमको नागरिकता मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक समय ऐसा था कि आधार कार्ड बनाने के लिए भी होता था कि आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, आधार कार्ड बनाना ही बनाना है। लेकिन आज आधार कार्ड का कोई महत्व जैसा लगता है कि नहीं रह गया, उस टाइप के लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, देखिए शुरू में ही हम लोग वो बोलते थे, जब मोदी ने बनवाना शुरू किया ना, हो सकता है पहले भी आधार कार्ड सबका मामला आया था, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट उसको स्थगित करके रखा। बहुत सारी चीजों को स्थगित करके उनको समझ में आया कि नहीं ये खतरनाक है, तो स्थगित करके रखा होगा। लेकिन जब मोदी सरकार 2014 के बाद आप देखेंगे कि सबको को आधार कार्ड मस्ट था, आधार कार्ड मस्ट था। अगर आधार कार्ड आप लोगों का नहीं बनवा रहे हैं, सब सरकारी अधिकारियों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया कि एक एक सरकारी अधिकारियों को कहा गया, अगर आप बीडीओ हैं तो आपके क्षेत्र जहां पर आप डिप्यूट हैं वहां का हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपका जो तनख्वाह है वो रोक दिया जाएगा। अगर वो आंगनबाड़ी है तो उनको ये आंगनबाड़ी से हटा दिया जाएगा। आप साधारण कर्मचारी हैं तो आपको ड्यूटी दिया गया कि अगर सबका आधार कार्ड आप नहीं बनाइएगा तो आपका प्रमोशन के साथ आपका वेतन भी रोक दिया जाएगा। तमाम चीजें उस समय थी, राशन नहीं मिलेगा। सब कोई डर से, बच्चा पैदा होने वाला है वो महिला को भी डर लगा हुआ है कि बच्चा जैसे पैदा होगा उनका आधार कार्ड बनाएंगे, सबका आधार कार्ड बना। उस समय भी हम लोग बोलते थे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम लोग उस समय सामाजिक चिंतन करने वाले लोग बोलते थे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और हम लोग जैसे लोग, हम लोग बोलते थे कि निजता पर हमला हो रहा है, प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। आज पूरा दुनिया बोलता है कि नहीं, अपना प्राइवेसी पर हमला हो गया, हमारा ये डाटा लूटा जा रहा है, वो डाटा लूटा जा रहा है। आज की तारीख में वही सरकार आप बोल रहा है कि नहीं, अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड के जगह आप बोल रहा है कि नहीं, जब तक आपका ये दूसरा आपका SIR जब तक नहीं होगा तब तक आप देश के नागरिक नहीं, सक्षम नागरिक, योग्य नागरिक नहीं होंगे। अब उस समय आधार कार्ड नहीं होगा तो आप घुसपैठिए होते, आप उस समय माने यहाँ के सम्मानित नागरिक नहीं होते,
आपको उस समय भी ये कहा गया कि आपको उस समय हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा, उस समय भी कहा गया था। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका का एसआईआर सही नहीं हुआ और नाम कट जाएगा तो फिर अभी बंगाल में शुरू हो गया ना, वहां जो टेलीग्राफ है किनका एडिटर, हुआ है हाँ, वो बड़ा एडिटर जो पूरा जिंदगी भर देश को का सेवा में लगा रहा, चौथा स्तंभ होता है देश को चलाने वालों का एक चौथा स्तंभ होता है सत्ता का। अब वो एडिटर का एसआईआर में नाम कट गया तो उनका आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा है। बच्ची का नहीं जा पाया। बेटी का शादी लंदन की कहाँ था, वो शादी में नहीं जा पाया, इसका कि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा है, अब वोटर कार्ड नहीं है। अब रहा बात है, ये तमाम चीजें हैं। आप सब कोई बोल रहे हैं कि सरकारी योजनाएं आपको नहीं मिलेंगी। तब आपने शुरू में किया सवाल किए कि सब कोई डरे हुए हैं, निश्चित रूप से। और ये डर हमारा माननीय देश के हमारे परम माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हमारी सरकार है, उन्होंने ये हर नागरिक के दिमाग में ये भय पैदा करके रखा। और ये अभी लोग भर रहे हैं, क्या पता उस समय अभी भी लोग सरना सनातन की बात कर रहा है। अब हो सकता है कि जो सरना सनातन की बात वाले लोग नहीं होंगे वो कट जाएंगे। जो हम कहते हैं कि नहीं ये लोकतंत्र में ये सही नहीं है, हम उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को आप खत्म कर रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। अरे वो तो उनके सूची में सब कोई है, तो क्या पता ये सारे लोग कल उस सूची में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सब कोई को डर है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे रेजा कुली काम करने वाला हो। और आज की तारीख में सबसे सवाल है, बड़ा सवाल, गांव में जो लोग हैं क्या वो सही से भर पा रहा है? आज की तारीख में जहां तक मुझको पता है, कांग्रेस भी अपना सारे अधिकारियों को, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को लगा के रख दिया है, जेएमएम भी लगा के रख दिया है, राजद भी लगा के रख दिया है। लेकिन कल के दिन में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो एसआईआर जो अनुभव है बंगाल और बिहार का चुनावी रिजल्ट और एसआईआर का रिजल्ट, एसआईआर के आधार पर जो चुनावी रिजल्ट है उसमें यह है कि जो 400 पार को पार नहीं कर सका, इसलिए अब अपना जो सत्ता की गारंटी वो एसआईआर में नाम काट के वो अपना तैयारी 2029 का कर रहा है, जो सबके दिमाग में है। मेरी दिमाग को छोड़ दीजिए, ये सबके दिमाग में चल रहा है। एक सवाल है, सबका भय है, डर है, एक और सबके मन में शंका है कि एसआईआर के बाद शायद झारखंड में लास्ट आदिवासी मुख्यमंत्री हो। एसआईआर के बाद जो चुनाव होगा एसआईआर के बाद, और देखिए अभी झारखंड में 3 चीजें चल रही हैं, और एक चीज पर आप अगर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की बात हो रही है एसआईआर, तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड का यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों का, मेहनत कशों का और तमाम जो समुदाय हैं जो यहाँ के मूल हैं, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक गहन पुनरीक्षण का घड़ी आ गया है। कैसे? अभी एसआईआर एक तरफ पहला फेज शुरू हुआ, खत्म हुआ, दूसरा फेज चल, और एसआईआर का जो पहला फेज चल रहा था उसी समय जनगणना भी चला, जनगणना भी वो शुरू हुआ। और जो बीएलओ
को एसआईआर का जिम्मा दिया गया है, वही बेचारा बीएलओ वो जनगणना में भी लगा रहा है, वही जनगणना में भी लगा रहा है और वही एसआईआर के काम में भी लगा रहा। वो जनगणना एक फेज में हुआ, जैसा एसआईआर एक पहला चरण में हुआ और अब हो रहा है दूसरा चरण। अब इसी के तुरंत बाद में ये एसआईआर का अभी का दूसरा चरण का सूची आएगा, आपका रिफिल होके वो आएगा 5 अगस्त को। 5 अगस्त को सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करती हूँ, समाज के शुभचिंतकों से आग्रह करती हूँ कि जो मतदाता सूची 5 तारीख को आएगा, 5 अगस्त को, उसको सब कोई को ध्यान से देखना है कि उसमें क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, कहाँ गलती है, नहीं गलती है। फिर आपको जोड़ने की भी बात होगी, जिसमें 3 महीना की बात हुई है, इसी के साथ बाकी और 2 महीना बाकी बचेंगे। अभी 3 महीना जो है वो पूरा जद्दोजहद का समय है। और ये मैं कह रही थी, इसी बीच में आपका ये एसआईआर के बाद आपका परिसीमन आने वाला है, और ये परिसीमन भी आने वाला है। तो परिसीमन भी क्या यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के सीट को बढ़ाने के लिए है, या तो बाहरी आबादी जो यहाँ पर हावी हो गई है उनके लिए जो एससी सीट है उनको घटा के उनको दिया जाएगा, आदिवासियों का सीट को घटा के उनको दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि जनगणना जनसंख्या के आधार पर वो परिसीमन भी होगा, और जब परिसीमन भी होगा तो यहाँ पर अगर परिसीमन होगा तो आप जनगणना रिपोर्ट आपका 2011 के बाद आपका जनगणना नहीं हुआ, कोरोना आया बीच में, उसके चलते जनगणना नहीं हुआ। अभी 13 साल 14 साल हो गया, उसके बाद अभी जनगणना होगा। तो अभी पहले आपका 3.5 करोड़ की जनसंख्या थी, अभी 4 करोड़ 4.5 करोड़ से भी ज्यादा होगा यहाँ का जनसंख्या। इसलिए कि ये 11 साल में आप ग्रामीण क्षेत्र का कल्पना जो कल तक थे, ग्रामीण क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति जो आप देख रहे थे, आज वहां का डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गया है। वहां का आपका नेचुरल डेमोग्राफी, ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी भी बदला और आबादी का डेमोग्राफी बदला, वहां का हर चीज बदल गया। जो कल तक में आपका गांव में था वो गांव आज की तारीख में शहरी क्षेत्र में चला आया। तब ऐसे परिस्थिति में अब आदिवासी समाज को सोचना है, आदिवासी समाज को यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि कल हमारे ऊपर में 3 हथियार चल रहे हैं, तीनों धार हथियार है आपको काटने के लिए। एक हथियार आपका ये एसआईआर है, दूसरा हथियार जनगणना है, तीसरा हथियार आपका परिसीमन है। अब ये सवाल रहा कि परिसीमन का लोग जनगणना का भी नहीं विरोध कर रहे हैं, परिसीमन का भी विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल है कि सब कोई का कहना है कि आदिवासी सीट किसी हालत में ना घटे, बढ़े। बढ़ने का मतलब किस तरह से बढ़ाओगे? आदिवासी समाज का मानना है कि अगर हमारा शेड्यूल एरिया है, स्पेशल भारत के संविधान ने दिया है, इस शेड्यूल एरिया में जनगणना के हिसाब से नहीं, लेकिन वहां का हमारा स्पेशल एरिया के हिसाब से, स्पेशल कानून के हिसाब से 5वीं अनुसूची में आता है, वो सीएनटी एक्ट में आता है, वो एसपीटी एक्ट में आता है, मुंडारी खुटखटी क्षेत्र है, और वही विल्किंसन रूल का क्षेत्र भी आता है। यहाँ पर जनगणना के सीट बढ़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का सीट बढ़े, वो कोई भी जनरल सीट वहां पर नहीं बढ़े। और ये जो बाकी सीटों में, वहां पर भी जहां पर आदिवासी हैं वहां पर आप जनसंख्या के हिसाब से आप सीटों को बढ़ाइएगा घटाइएगा तो आप तो आदिवासी तो खत्म हो जाएगा। जो आपने सवाल किया ना कि लोगों को भय है, चर्चा है कि अब
इसके बाद कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप ये 3 हथियार जो चल रहे हैं, और तीनों हथियार से एक एक करके वार करेगा। एक बार मुंडी को काटेगा, एक बार बाकी धड़ को काटेगा, और एक बार आपका कमर से नीचे को काटेगा। तो आदिवासी समाज जीवित कहाँ रहेगा? आदिवासी का इतिहास कहाँ रहेगा? और आदिवासी समाज कहाँ श्वास लेगा, कहाँ जिंदा रहेगा? इसीलिए आज यहाँ पर जो चल रहा है ना, ये तमाम चीजों को करने के लिए ये झारखंड में इतिहास में ये पहली बार है कि सरना और सनातन एक है। ये आरएसएस का एजेंडा गांव-गांव में चल रहा है, और उसको दुर्भाग्य है कि झारखंड के हमारे ही आदिवासी लोग उसका वाहक बन गए हैं, उसका वाहक बन के काम कर रहे हैं। तब कल के दिन में उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में वो लोग इसीलिए कि सरना कोड की मांग लंबे समय से आदिवासी समाज कर रहा है, तो बोलता है ना कि क्रिश्चियन लोग मांग रहे हैं। अरे क्रिश्चियनों का तो आपका जनगणना के लिए अलग से धर्म कोड है, उनका आपका चिंता कर रहे हैं। तो ये तो सरना कोड या तो आदिवासी कोलन की मांग इसलिए हो रही है कि हिंदुओं का भी अपना कोलन है, ईसाई का भी अपना कोलन है, जैन का भी है, बौद्ध का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, सरना का नहीं है। अलग अस्तित्व आपका बना रहे, उसी के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन सब कोई अपने को आदिवासी क्लेम हम लोग कर रहे हैं, सब कोई हम लोग सिद्धू कान्हू चांद भैरव का वंशज क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आपस में ही ऐसा हथियार चला रहे हैं। यो जो हथियार है अभी सरना सनातन ईसाई हम ही लोग चला रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से आने वाले समय में भाई आप क्लेम कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो ये भी हम लोग बोलते हैं कि वो 4 वर्ण व्यवस्था है। क्या उसमें आप क्षत्रिय में आइएगा, क्या आप ब्राह्मण में आइएगा, क्या आप और क्या क्या है, शूद्र है, वैश्य है, आप कहाँ पर आइएगा? ये आदिवासी लोग कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। उसमें अगर आप उसमें समाहित होना चाहते हैं तो भाई आपका आइडेंटिटी कहाँ रहेगा? अभी तो आप ईसाई और सरना करके आपस में लड़ ले रहे हो, उस समय किनके साथ लड़ोगे? बेहतर होगा कि हमारा सिद्धू कान्हू चांद भैरव, हमारा जो बिरसा मुंडा, तिलका माझी, जिस तरह से हमारा डोंका मुंडा, कांडे मुंडा, और जिस तरह से हमारा ये तेलंगा खड़िया, फूलो झानो, सब कोई मिलके जतरा टाना भगत आदिवासियत की लड़ाई लड़ी। सब कोई मिलके आदिवासियत को बचाने के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए एसआईआर पर भी अपना काम करें कि आपका मतदाता एक भी छूटे नहीं। इसलिए कि मैं ये बता दे रही हूं, आप सच ये बात है, गांव में आपका एक भाई ईसाई है, एक भाई आपका सरना धर्मावलंबी है, ये सच्चाई है। आप अपना दूध बांटा हुआ, जिसको एक पोटा से निकला हुआ भाई को आप कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे वो सरना मानते हैं, चाहे ईसाई मानते हैं। जब आप बाहर के लोगों को स्वीकार कर रहे हैं और अपने दूध कटा भाई और बहन को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये आदिवासियत नहीं है। और अगर हम सही में आज अपने को बचाना चाहते हैं, और आपने फिर मैं दोहराना चाहती हूँ कि आपने जो सवाल किया वो बहुत बड़ा सवाल किया, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? लोगों को शंका है। आपका आदिवासी सीट नहीं रहेगा, आदिवासियों का जनसंख्या नहीं रहेगा, आदिवासी यहाँ पर उनका मतदाता सूची में वो रहेंगे नहीं। तो आज के तारीख में 2024 में लोकसभा सीट किसने जिता के लाया? आदिवासी संगठनों ने जिता के लाया, आदिवासी समाज की एकता ने जिता के लाया।
चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे आप लोकसभा की बात हो, वो आदिवासी एकता, मूलवासी एकता की ताकत ने आपको जिता के अब वो सरकार को बनाया। और आज तो आप ही इसी को काटने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए एक अलग तंत्र चल रहा है, जो हम आपस में लड़ के एक दूसरे को हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। इससे ऊपर उठ के समाज को आज की तारीख में देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं तो फिर आदिवासी मुख्यमंत्री का सवाल तो हो ही नहीं सकता है। ना हमारे हाथ में आदिवासियों का सीट रहेगा, ना आदिवासी जनसंख्या रहेगा, और ना आदिवासी मतदाता रहेंगे, तो कैसे होगा? तो ये झारखंड किसके लिए बना? किसके लिए आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा? ये हर किसी को आज समझना चाहिए। जो हम आपस में बौद्धिक रूप से लड़ रहे हैं, आपस में हम किसी न किसी एजेंडा को लेके लड़ रहे हैं, किसी का एजेंडा को धर के, नैरेटिव को धर के हम एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और समाज को इससे घातक चोट पहुंचा रहे हैं। हमको समीक्षा करना चाहिए कि क्या सही में हमारे शहीदों का यही रास्ता है और शहीदों का आदर्श यही है कि हम मिल के ये जो 3 हथियार हमारे सामने लटक रहा है, उसमें हम सही तरीके से हमारा एसआईआर हो, हम एक दूसरे के साथ खड़ा हो और उसके साथ ही ये देखें कि किसी भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। उसके लिए हर एक मतदाता को आप सपोर्ट कीजिए। हर मतदाता का फॉर्म आप देखिए, हर बीएलओ के साथ आप खड़ा होइए, हर बीएलओ 2 के साथ आप खड़ा होइए। और उसके साथ ही जो ये आपका जनगणना है, आपके लाखों लाख भाई बहन, 4 भाई है गांव में, तो आपका 2 भाई माइग्रेट कर गए हैं, पलायन कर गए हैं। वो भाई भी आपका जनगणना में कैसे आप शामिल करेंगे, उनके परिवार कैसे शामिल होंगे, ताकि आपका आदिवासियों का जनसंख्या बना रहे, आपका जनसंख्या दूसरे जो बाहर की आई हुई जनसंख्या से टकरा सके, ये गारंटी करने की जरूरत है। और ये अभी आपस में झगड़ा लड़ने का समय नहीं है। तो आपने एक सवाल पूछा, लेकिन जो तमाम चीजें चल रही हैं झारखंड में, उसी पर जो चिंता करना चाहिए, रियल चिंता करना चाहिए और रियल अगुआ होना चाहिए झारखंड को। ये रियल अगुआ बनिए, रियल शुभ चिंतक झारखंड का बनिए। तब झारखंड को जो हमारे शहीदों ने जिस झारखंड अलग राज की कल्पना की थी, आदिवासी राज की कल्पना की थी, वो राज को हम देख पाएंगे। अदरवाइज हम आपस में लड़ते लड़ते हमारे ऊपर में अब आ रहा है लोग बुलडोजर चलाने के लिए। आप अपनी राजनीति, हम भी अपना चेहरा चमकाते रहे, आप भी चमकाते रहिए, इससे आदिवासी समाज नहीं बचेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन जंगबाला की बात। हम लोग जो झारखंड में एसआईआर हो रहा है उसी पर बात कर रहे थे दीदी से। लेकिन दीदी जिस तरह से एसआईआर को एकदम क्लियर तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि एसआईआर में कैसे लोग भयभीत है, क्यों भयभीत है, और जिस तरह से कहे कि थोड़ा सा आधार कार्ड की बात की है कि जिस तरह से आधार कार्ड में लोग को टास्क दिया जाता था कि आपको इतना बनाना है, आज सेम वही चीज है कि आधार कार्ड नहीं बनेगा तो आप भारतीय नहीं रहेंगे। तो आज वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ऐसे मैंने कहा कि डर फैलाया जा रहा है कि वोटर कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो आप भारतीय नहीं रहेंगे, विदेश बाहरी हो जाएंगे। तो तमाम बात जिस तरह से लोगों में भय उत्पन्न हुआ एसआईआर को लेकर के, उस पर दीदी बहुत अच्छी तरह से समझाए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो ही बताए। कितने लोग, जैसे लोग कह रहे हैं कि 70 लाख लोग झारखंड से आउट हो जाएंगे वोटर से, तो वो भी कहीं ना कहीं भय पैदा, कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। जैसे ही हाथ में फार्म आता है तो बहुत तरह के संशय मन में आता है। एक बात और समझ में आ रहा है, सबसे कहे कि सरना सनातन एक कह रहे हैं शायद उनको वोटर लिस्ट में नाम रहे। तो इस तरह से कई शंका मन में झारखंडियों या आदिवासी मूलवासी तमाम लोग के मन में है। तो आज की डेट में जिस कह रहे हैं कि अगर जो भी हमारे शहीद या पूर्वजों ने लड़ के झारखंड लिए थे, शायद इसी समय के लिए लिए थे कि जिस तरह से एसआईआर के नाम से झारखंड में हो सकता है कि हेमंत सोरेन लास्ट मुख्यमंत्री हो, उसके बाद हो सकता है 2014 का रिजल्ट जो देखे कि किस तरह से रघुवर दास बने थे। तो अगर बिहार और बंगाल को भी यदि बात की है कि एसआईआर के बाद क्या हालात हुआ,
उस पर भी लोग को ध्यान देना चाहिए। तो तमाम बात अगर कहें कि पौन घंटा में समझाने की कोशिश किए हैं झारखंड के खासकर आदिवासी मूलवासियों को, तो समझने की जरूरत है कि यार गांव में हो या जो भी शहर में हो, ये कह रहे हैं कि जो भी शिक्षित हैं वो बगल वाले को जरूर देखें कि सही से फॉर्म भर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर शंका है लोगों में कि जो आदिवासी समाज के लोग होंगे ज्यादा शायद उन्हीं का नाम काटे, इसलिए कि जो बहुत सा पेपर उनके पास नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी बोले कि माँ का नाम, अगर जो आज 70 साल के या 60 साल के या 65 साल के हैं उनको अगर माँ के नाम पूछा जा रहा है तो उपनाम उनको याद है, जो उनका सही नाम था वो शायद याद नहीं है, तो उसको खोजने में कितना परेशानी हो रहा है। तो तमाम ये सब चीज देख करके आदिवासी कहीं ना कहीं मूलवासी झारखंड में भयभीत है SIR के नाम पर, और नेता लोग भी चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर अभी नहीं चेते तो अभी SIR हुआ है, परिसीमन हुआ है, शायद जो शंका है कि क्लियर हो जाए कि लास्ट झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र पर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।